डिक्रीजिंग हो। तो देखो अगर ऐसे बनाओगे, अगर मान लो ये प्लॉट करो, तो अगर ये प्लॉट करोगे तो देखो ये इंक्रीज करने लगेगा ना, क्योंकि इधर जाओगे तो एक्स बढ़ेगा और इसमें ऊपर जाओगे तो वाई भी बढ़ेगा, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स एंड वाई दोनों सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग नेचर में आ जाए, जबकि इसका होना क्या चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो ये नहीं बनेगा। तो ये वाला बनेगा, ठीक है। अब इसका अपोजिट इधर बन जाएगा, यानी कि ये। तो ये हो गया साइन कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस का। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में इधर यूज थोड़ा आएगा, वो आईटीएफ में नहीं आता, वो तो अलग सेपरेट क्वेश्चंस होते हैं। डिक्रीजिंग है ना, द नेचर ऑफ कर्व डिक्रीजिंग है, तो या तो ऐसे ग्राफ बनेगा या तो ऐसे बनेगा, बताया था ना, ये वाला पोर्शन इधर बनेगा, वो वाला पोर्शन उधर बनेगा, सेम सेक इनवर्स में था, ठीक है ना। इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड राइट साइड ग्राफ होगा और उस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड ग्राफ होगा। तो इसके इधर ग्राफ बनाना है, और नेचर ऑफ कर्व क्या है, डिक्रीजिंग है कोसेक के केस में, ठीक है। तो डिक्रीजिंग है तो या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा। तो जब ये वाला प्लॉट करोगे ना तो ये इंक्रीजिंग में आ जाएगा, और इसका नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, ये देखो ये हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, जैसे एक्स में आगे जा रहा है तो वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम होते जा रहा है, यानी डिक्रीजिंग का फंक्शन हो गया। अब ये हो गया, तो इसका उल्टा ये देखो ना, ये भी डिक्रीज करते हुए नीचे जा रहा है। तो ठीक है, डिक्रीजिंग होगा। लास्ट पार्ट इसका था कि ऑड है इवन है, तो देख सकते हो इवन तो है नहीं भाई। इवन इसलिए नहीं है क्योंकि भाई वाई के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो जो वाई एक्सिस के राइट साइड पे ग्राफ होगा वो एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में होना चाहिए, वो नहीं है, ये इधर है तो ये ऐसे होना चाहिए, तो नहीं है, तो इवन तो नहीं है। और ऑड के लिए क्या है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो देखो ये इधर है, ये इधर है, तो ऑड फंक्शन है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आएगा ना, वो आईटीएफ में थोड़ी आएगा, उसका आईटीएफ में कोई रोल ही नहीं, उसके अपने क्वेश्चन हो गए ना अपने पार्ट। ठीक है ना। आई होप 6 जो ग्राफ हमने पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, और लास्ट वाला ही कोसेक इनवर्स, सारे ग्राफ के प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए, बिल्कुल डाउट लूंगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, जो जितना हमने लिख रखा है हर एक में 4 पॉइंट वो याद होना चाहिए, डोमेन, रेंज, नेचर ऑफ कर्व मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और लास्ट में ऑड इवन फंक्शन में कौन सा पार्ट है, ठीक है ना, ये सारे याद होने चाहिए, और ग्राफ याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फॉर डोमेन, यार इसमें भी ये सब है क्या, यो भी। डोमेन और रेंज निकालना है।
अरे बड़ी जल्दी क्लास में कौन आया? टाइमिंग है, तुम लेट आई होगी शायद, हो सकता है। क्लास टाइम रिकॉर्डिंग नहीं आया। मैं ये ध्यान रखना है, ये बॉक्स है और ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन में जीआईएफ दिया हो तो उसका पीरियड्स डिपेंड करेगा ना, क्वेश्चंस का नेचर कैसा है, कैसे दिया हुआ है। ऐसे मैं कैसे बता दूं कि क्या हो? क्वेश्चंस को रीड करने के बाद क्लेम कर सकते हैं ना कि क्या आएगा उसका पीरियड। हाँ, फ्रैक्शन तो पीरियोडिक होता है ना, इसलिए बताया। जीआईएफ डिपेंड करता है कि जीआईएफ किस तरीके से दिया हुआ है, वो स्टैंडर्ड फंक्शन में नहीं है ना। मतलब फ्रैक्शन ऑफ एक्स पीरियोडिक है और उसका पीरियड 1 है, लेकिन जीआईएफ एक्स देखोगे ना, बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ रिपीट थोड़े करता है। वो ग्रेजुअली क्या होता है, एक एक स्टेप ऊपर जाता है, इसीलिए उसका अल्टरनेट नाम स्टेप अप फंक्शन भी होता है, ठीक है ना। हर बार वो एक एक स्टेप ऊपर जाता है, स्टेप अप भी बोलते हैं उसको। तो वो रिपीट थोड़े हो रहा है, वो तो बढ़ रही चीज है। तो बढ़ रहा है तो पीरियोडिक कहाँ से होगा, ठीक है। इसलिए बॉक्स ऑफ एक्स पीरियोडिक नहीं होता है, और बॉक्स के एप्लीकेशन में पीरियोडिक बनाया जा सकता है। वो क्वेश्चंस पे पता चलेगा ना कैसे दिया हो। चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का बताएं। ये क्वेश्चन डोमेन के टाइम में भी कराया था। बस यहाँ पर क्या था, बॉक्स ऑफ एक्स था, यहाँ पर बॉक्स ऑफ 2x कर दिया, थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो डोमेन अगर निकालोगे तो डोमेन के लिए साइन इनवर्स डिफाइन कब होगा, याद होगा तुम्हें तो। उसके अंदर का नंबर क्या होना चाहिए, -1 से 1, यही तो था कि साइन इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब आर्गुमेंट ऑफ साइन इनवर्स एक्स शुड बी, जो होने चाहिए, जो यहाँ पर बॉक्स ऑफ 2x है, वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब अगर बॉक्स एक्स हटेगा, अब ये मैं मतलब बार बार रिपीट नहीं करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो -1 ही रहेगा, ये 2 पे चला जाएगा और 2 पे ओपन हो जाएगा। क्यों होगा, ये मैंने पूरी एक लेक्चर लिया था इसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है ना। अगर इसमें दिक्कत है तो वापस उस पार्ट को रिवाइज करो, नहीं पढ़ा है तो उस पार्ट को पढ़ो, ठीक है ना। क्योंकि ये पूरे के पूरे कैलकुलस में आपका बॉक्स आता रहेगा। बॉक्स, फ्रैक्शन, सिग्नम, मॉडुलस, ये सारे पूरे के पूरे आपके कैलकुलस में आएंगे। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 से 1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उसका डोमेन हो गया, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू -12 to 1। ये डोमेन आ गया फर्स्ट पार्ट। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब रेंज देखोगे, ध्यान देना है, रेंज भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो देखो, ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, इंटीजर है। अंदर का नंबर चाहे जो भी हो, ये पूरा का पूरा बॉक्स एक्स क्या आएगा, हमेशा इंटीजर देगा। और इंटीजर देगा तो ये जो साइन इनवर्स डिफाइंड होगा, जिसके अंदर का आर्गुमेंट क्या हो सकता है, -1 से 1 के बीच के, इंक्लूडिंग बोथ नंबर, सारे नंबर को ये क्या करेगा, ले सकता है, ठीक है। अब हमें क्या होना चाहिए, देखो इसका आर्गुमेंट जो है वो परफेक्ट इंटीजर है। तो परफेक्ट इंटीजर है तो वो कौन से परफेक्ट इंटीजर्स हैं जो इस इंटरवल के बीच में है, क्योंकि जो इसके बीच में होगा उसी के कोरोस्पॉन्डिंग साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो जिसके लिए एलिजिबल है या जिसके लिए साइन इनवर्स डिफाइंड है, वो कौन से नंबर होगा, एक -1, 0 और 1। ये सारे इंटीजर दे सकता है ना, हर एक इंटीजर को सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक। तो इन सारे इंटीजर में जिस इंटीजर के कोरस्पॉन्डिंग ये फंक्शन डिफाइंड होगा, वो कौन से नंबर है, 3 ही नंबर है इनके बीच में। -1 आ सकता है, 0 आ सकता है और 1 आ सकता है। तो इसके तीन आउटपुट को ये एक्सेप्ट करेगा, तो रेंज क्या देगा, जो रेंज आएगा इसका, ध्यान देना, जो रेंज आएगा वो इन्हीं तीनों के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा, यानी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 1। मिडिल ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, आइसोलेट जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मिडिल ब्रैकेट लेते हैं। ये क्या हो गया, ये लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, -1 से 2 के बीच में सारे नंबर।
और जब भी एक एक दो दो नंबर लिखना हो तो सेट, वो जो पढ़ते हैं ना सेट थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग नंबर लिखते हैं। तो साइन इनवर्स -1 क्या होता है? साइन इनवर्स -1 -π/2, 0 पे 0 और 1 पे π/2। तो इस फंक्शन का ये डोमेन हो गया और ये रेंज। देखो अगर इसमें डाउट है ना या आप प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब आपने बेसिक्स जो प्रीवियस चैप्टर्स है ना उनमें आपने अच्छे से काम नहीं किया। अगर उस समय थोड़ा बहुत किया भी होगा तो उसको आपने प्रॉपरली दोबारा रिवाइज नहीं किया, क्योंकि ये आपका एक तरीके से क्या रिवीजन का पार्ट। अगर आपने उसको अच्छे से किया तो ये एक तरह से चीजें रिवाइज हो जाएगा। रिवाइजन का मतलब होगा कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, न कि क्वेश्चन ही नहीं बनने चाहिए। क्वेश्चन नहीं बनने का मतलब है कहीं ना कहीं हमने कुछ बदमाशी की है, कुछ ऑनेस्टी नहीं दिखाई है, इसीलिए नहीं बना। ठीक है। और अगर ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम आप फेस करोगे। ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार उस चीजों को रिपीट करता रहता हूँ कि भाई बॉक्स हो गया, फ्रैक्शन हो गया, मॉड हो गया, ये ऐसे 3 फंक्शन है जो फ्रिक्वेंसी में बहुत ज्यादा आएंगे आपके पूरे कैलकुलस। ठीक है ना। तो इसलिए मैं इनमें फंक्शन में टाइम भी लिया था आपको समझाने में। फ्रैक्शन में भी पूरी एक क्लास लिया, बॉक्स में भी पूरी एक क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, ताकि कोई डाउट ना रहे। मैं समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, बाकी तो काम तो आपको ही करना पड़ेगा। आप लोग नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम भी आप ही फेस करोगे। मैं दोबारा बता सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। चलो इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? बताएं, है किसी को डाउट? आगे करते रहो आप, जिनका हो गया हो सेकंड थर्ड फोर्थ आगे करें। बस ये ध्यान रखना है ये बॉक्स है और ये तीनों फ्रैक्शन है। रिपीट रेंज में ये क्लास का क्वेश्चन है बेटा, गलत बात है, पढ़ो। ठीक है ना। ये देखो ये बॉक्स लगा हुआ है, बॉक्स एक, इसका जो आउटपुट आएगा, ये आउटपुट क्या देगा? केवल इंटीजर देगा। मतलब इस बॉक्स का वैल्यू जिस पे मैंने ये बना रखा है, इसका वैल्यू क्या आएगा? -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे आउटपुट देगा ना। लेने के लिए कुछ भी दे सकता है, लेकिन देने के लिए तो केवल इंटीजर देगा ना। और जो ये वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वही साइन इनवर्स के पास पहुंचेगा ना। और साइन इनवर्स क्या बोलेगा? साइन इनवर्स ये बोलता है कि भैया मेरे को जो भी नंबर देना दो, लेकिन वो सारे नंबर किसके बीच में होना चाहिए? इसके बीच में होना चाहिए। अगर तुम जो नंबर मुझे दे रहे हो, जो यहाँ पर ये जो है वो साइन इनवर्स को अपना आउटपुट देगा, तो जो भी तुम नंबर दो साइन इनवर्स उससे ही बोलेगा भैया जो आप नंबर दो कोई दिक्कत नहीं है, बस नंबर शुड बी इन द इंटरवल ऑफ ये वाला पार्ट -1 से 1। तो ये क्या करेगा? ये तो बोलेगा भैया इसने इसको बोल दिया कि आप वो नंबर दो जो -1 से 1 के बीच में। तो ये क्या करेगा? ये तो बोलेगा भैया मैं तो केवल इंटीजर ही दे सकता हूँ, मेरा आउटपुट केवल इंटीजर्स आएंगे। तो ठीक है, एक काम करो, वो इंटीजर्स को आप एक्सेप्ट कर लो जो तुम्हारे डोमेन के बीच में है। तो इसके कौन से इंटीजर्स है? एक -1 हो गया, एक 0 हो गया, एक 1 हो गया। इन वैल्यूज को ये ले लेगा, बाकी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि 1 के आगे 2 आएगा जहां पर डिफाइंड नहीं होगा, इसके पीछे -2 और वहां पर डिफाइंड नहीं होगा, और पीछे और आगे तो डिफाइंड होगा ही नहीं। तो 3 नंबर ही है। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए मेन मतलब बेसिकली 3 ही इनपुट्स है जो इसको मिल रहा है। तो एक -1 मिलेगा, तो -1 अगर इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या आएगा? साइन इनवर्स -1, वही आउटपुट लिखा है मैंने। जो तुम इसको इनपुट दोगे, ये वाला जो इनपुट इसको मिलेगा उसी के कोरस्पॉन्डिंग तो आउटपुट देगा ना। तो इसने इसको -1 दिया, तो इसने आउटपुट क्या दिया साइन इनवर्स -1। फिर इसने इसको 0 दे दिया, तो इसने आउटपुट क्या दिया? साइन इनवर्स 0। फिर इसने 1 दे दिया, साइन इनवर्स 1 आ गया। और साइन इनवर्स -1 क्या होता है? -π/2। साइन इनवर्स 0 0 और साइन इनवर्स 1 π/2। ठीक है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? अब बताओ। बोलो तो मैं एक और कंसेप्ट मेरे को यहाँ पे सिखाना है, मैं उसको रब मिटा के सिखाऊं। है कोई डाउट और किसी को? बोलो जल्दी। अरे रिप्लाई करो दद्दा, कुछ तो बोलो तुम लोग, कोमा में चले जाते हो एकदम से। पूछो, है रे डाउट किसी को फर्स्ट पार्ट में? चलो ठीक है, इंटरनेट की प्रॉब्लम समस्या लग रहा है। चलो एक काम करो, देखो देखो मेरी बात सुनो, जो क्वेश्चंस कर रहा हो उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो, ठीक है ना। मैं एक कंसेप्ट समझाता हूँ, उसका यूज आगे पड़ेगा ना। ठीक है ना। उसके बेस क्वेश्चन भी दूंगा मैं। आप जो भी कर रहे हो छोड़ो उसको, एक बार बोर्ड पे देखो, ठीक है ना। बंद करो जो भी आप कर रहे हो।
एक बार बोर्ड पे समझो, ठीक है। देखो होता क्या है कि कल मैंने जब साइन इनवर्स स्टार्ट किया था, ध्यान देना एक कंसेप्ट है, साइन इनवर्स एक्स, इसको क्या क्या लिखा था, आर्क साइन एक्स, इसी को क्या बोला था, ये एंगल है, ये तो बताया था कि ये जो वैल्यू है वो किसके एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब ध्यान देना इसका जो आउटपुट था वो क्या था, माइनस, ध्यान देना एक समझ जाओगे तो बाकी आप खुद से निकाल सकते। इसका रेंज क्या था, -π/2 से π/2, ये रेंज लिखा था हमने साइन इनवर्स एक्स का, रेंज -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। अब ध्यान देना होता क्या है कि तुमसे मेनली होता क्या, तुमसे ये पूछ सकता है साइन इनवर्स 1 निकालो, साइन इनवर्स 1/2, मतलब एक ऑर्डर में लिख देता हूँ, साइन इनवर्स √3/2, फिर साइन इनवर्स 1/√2, फिर साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स -हाफ, साइन इनवर्स -1/√2, साइन इनवर्स -√3/2, और लास्ट में आएगा साइन इनवर्स -1। ये सारे लविंग एंगल्स होते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो फिक्स आएगा, मतलब एक पता होता है कौन से एंगल्स आते हैं, ठीक है। ध्यान देना सोचते कैसे। अब देखो इन सबका आउटपुट क्या आएगा, एंगल आएगा, एंगल का मतलब क्या हुआ, पाई के रेस्पेक्ट में या फिर डिग्री के रेस्पेक्ट में वैल्यू आता है। अब सोचते कैसे, देखो होता क्या है कि जब भी इनमें से कोई भी पूछे या इसके अलावा भी आ सकता है, मैंने बोला यही केवल आएगा, मतलब ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इसीलिए मैं आपको ये लिख रखा हूं, ठीक है। अगर कोई भी इस तरह का कोई आर्गुमेंट आए और बोले उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करो कितना आएगा, तो देखो सोचने का तरीका क्या होता है, ठीक है। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्यों, क्योंकि थोड़ा कन्विंसिंग हम नहीं रहते। कन्विंसिंग क्यों नहीं रहते, क्योंकि तुमसे ये पूछे, देखो ध्यान देना, तुमसे ये पूछे साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स, तुमसे कोई ये पूछता है, देखो साइन ऑफ मान लो π/3, तो π/3 60 डिग्री, कोई भी पूछे तुरंत तुम आराम से सोए रहोगे तभी बता दो क्या, √3/2, ये आराम से बता सकते हैं। तो ये इस डायरेक्शन में हम थोड़ा यूज टू होते हैं। अब इसी में उल्टा है, जैसे यहाँ साइन था तो इधर आगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यानी अगर साइन इनवर्स लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, √3/2, तो साइन इनवर्स √3/2 किसके इक्वल होगा, π/3 के इक्वल हो जाएगा। तो सोचने का देखो तरीका यही से मिलता है, सोचने का तरीका ये होता है कि जब भी कोई भी आपके पास इस तरह का वैल्यू आए ना, साइन में, कॉस में, टैन में, किसी में भी है, आपको सोचने का ये तरीका है कि आप ये सोचो कि जो भी साइन इनवर्स √3/2 है, तो साइन एक्स की वैल्यू √3/2 कब होती है। क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि साइन एक्स की वैल्यू, जैसे मान लो ये निकालना, तो हमें साइन इनवर्स √3/2 निकालना, तो ये सोचो कि अगर साइन एक्स √3/2 होता है तो एक्स कितना होगा, ऑब्वियस बात है एक्स कितना होगा, π/3, तो इसका जो भी एक्स आएगा वही आंसर इसका हो जाएगा, π/3। हमें यही सोचना है कि जिसके इनवर्स के अंदर जो भी नंबर हो, चाहे जो इनवर्स हो, साइन कॉस चाहे जो भी हो, ठीक है ना, इनवर्स चाहे जो भी हो, उसके अंदर आर्गुमेंट चाहे जैसा भी हो, आपको ये सोचना है कि अगर वो ओरिजिनल फंक्शन होता है तो उसके अंदर वाला जो भी आर्गुमेंट है वो किस एक्स पे वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, जिस एक्स के लिए वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे देखो साइन इनवर्स 1, तो कोई बोले साइन इनवर्स 1 कितना होगा, तब ये सोचो साइन एक्स 1 कब होगा, साइन एक्स 1 कितना होगा, और ध्यान देना इसी रेंज में सोचना, ये नहीं कुछ भी सोचना, भाई रेंज के अंदर ही सोचना है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो साइन इनवर्स 1 कब होगा, अब ये सोचना है कि साइन एक्स 1 कब होगा, और साइन एक्स 1 कब होता है, π/2, सिंपल बात है। सेम साइन इनवर्स 1/√3 है, तो ये सोचो साइन एक्स 1/√3 सॉरी 1/√2 कब होगा, तो π/4 पे, सिंपल बात। साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन एक्स 1/2 कब होगा, π/6 पे, 0 तो 0 ही होता है। अब ये सोचना, देखो इसमें एक फायदा है, ध्यान देना एक बात, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ध्यान देना, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स सुन लो पहले, फिर आप करते रहो, ठीक है, बाद में फिर खोए खोए मिलोगे क्लास में, ठीक है ना। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इन तीनों के लिए, ठीक है ना। इन तीनों में फायदा ये है कि अगर तुमसे पूछता है कि साइन इनवर्स एक्स जो भी हो, जैसे ये, अगर कोई बोले कि साइन इनवर्स 1/2 कब हो, π/6 पे, तो -1/2 कब होगा, -1/2 -π/6 पे। यानी ये सोचो अगर अंदर माइनस लगा हुआ है ना, तो कुछ देर के लिए माइनस को भूल जाओ, आपको आता है बनाने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको याद हो आर्गुमेंट कि -π/6 पे -1/2 और π/6 पे 1/2, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी इनिशियल फेज में क्या कंफ्यूजन होता है कि भाई क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें उल्टा सोचना होता है, पहले हम एंगल से वैल्यू निकालता, वैल्यू से एंगल निकालना, तो प्रोसेस थोड़ा उल्टा है। तो थोड़े थोड़े सुबह मतलब स्टार्टिंग में कन्विंसिंग थोड़ा कम लगता है, तो वो उसके लिए बता रहा हूँ कि देखो जो भी वैल्यू ना अगर 1 है तो साइन इनवर्स 1 जितने पे आएगा ना, उसके माइनस पे वो माइनस लेगा, यानी साइन इनवर्स
वन कितने पे है, पाई बाय 2 पे, तो साइन इनवर्स -1 कितना हो जाएगा, -पाई/2 पे। यानी साइन के अंदर, टैन के अंदर और कोसेक के अंदर अगर माइनस लगाओ ना अंदर, माइनस, अगर याद हो तो ऑड फंक्शन भी होता है, तो -12 जाता है, अगर तुम्हें याद हो, लिखा भी था मैंने। ये तीनों ऑड होते हैं और बाकी तीनों ऑड नहीं होते। तो इन तीनों में जब भी माइनस आए ना, तो ये सोचो कि माइनस है नहीं, माइनस हटाओ, अंदर वाले वैल्यू को करस्पॉन्डिंग सोचो वैल्यू कितना है, जो भी आएगा ना उसमें 12 माइनस लगा दो, ठीक है ना। साइन में, टैन में, और साइन का जो उल्टा था एक तरह से हम सोचते हैं वो कोसेक में। इन तीनों का प्रोसीजर सेम टाइप का है कि अगर थीटा पे एक्स आएगा तो माइनस थीटा पे माइनस एक्स आएगा, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू है, अगर अंदर माइनस है तो कुछ देर के लिए माइनस को बाहर करो, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लो। वैल्यू निकालेंगे कैसे, कि जो भी अंदर का वैल्यू है हमें ये सोचना है कि भाई साइन की वैल्यू 1/√2 कब होता है, और साइन एक्स 1/√2 क्या होता है, पाई/4 पे, क्योंकि इसी के बीच में हमें सोचना है। अब वो जो आएगा उसके बाहर एक माइनस लगा देंगे, जैसे ये, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। उसी तरीके से टैन का सोचना है और कोसेक का, इन तीनों का रेंज सेम है, अगर याद हो तो। इसका भी -पाई/2 से पाई/2, टैन इनवर्स का भी -पाई/2 से पाई/2, बस उसको ओपन हो जाएगा। और कोसेक इनवर्स का भी -पाई/2 से पाई/2, बीच में एक जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है। बाकी तीन और सोच लो, ठीक है ना, एक और तीन और सुन लो। जैसे मान लो आपके पास कॉस इनवर्स आ गया, ध्यान देना, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी होता है। कॉस इनवर्स एक्स आ, ठीक है ना, तो इसका रेंज तुम्हें याद हो क्या होता है, 0 से पाई, क्या होता है, 0 से पाई होता है। तो कोसेक कॉस इनवर्स का 0 से पाई होगा, कॉस इनवर्स का 0 से पाई होगा, ठीक है। तो अब हमें ये सोचना है कि भाई इसका जो भी रेंज आएगा ना, वो 0 से पाई के बीच में आएगा, 0 से पाई के बीच में आएगा, ठीक है ना। अब अगर 0 से पाई के बीच में आएगा तो जैसे सोच लो कि कॉस इनवर्स मान लो 1/2 है, तो देखो आर्गुमेंट तो याद ही होना चाहिए, हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचना है cos x 1/2 का हो, भाई हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो हमें सोचना क्या, cos x 1/2 का हो, और cos x 1/2 का होता है, अब ये मत बोलो याद ही नहीं, ये कब होता है, पाई/3 पे, तो इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, पाई/3 आ जाएगा, ठीक है, पाई/3 आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से 1/2 आ गया, 1√3/2 आ गया, या 1 आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से जो भी नंबर है, तो आपको सोचना है इसके बीच। अब एक सोचो, मान लो अगर नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव में कंसेप्ट होता है इनमें कि अगर मान लो cos इनवर्स -1/2 आ गया, ठीक है, तो cos इनवर्स माइनस जब भी नेगेटिव है ना, तो तुम ये सोचो cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, पाई/3। तो जो भी इसका आउटपुट आएगा ना, इसके लिए क्या करो, उसको पाई में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, जो भी ये नंबर आएगा वो पाई में से सब्ट्रैक्ट करके इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 पाई। मतलब सोचने का उल्टा है। आप ये सोचो, आप या तो इस तरीके सोचो या फिर इस तरीके सोचो कि भाई cos इनवर्स, सॉरी, cos x इक्वल टू -1/2 है, तो x कितना होगा, ऑब्वियसली 2 पाई/3। अगर ये याद है तो डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर ये याद नहीं है तो भाई इस तरीके से करो। मतलब सोचना अपने को उल्टा ही स्टार्टिंग, कि भाई जो भी इनवर्स है उसके अंदर जो भी आर्गुमेंट है, हमें ये सोचना है कि वो फंक्शन जो है, वो फंक्शन ये वाला आउटपुट कब देगा, जब देगा जो भी उसका इनपुट आएगा वही इस फंक्शन का आउटपुट हो जाएगा। मतलब हमें उल्टा सोचना है, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा इसमें। ये तीनों तीनों के लिए सेम है, मतलब कॉस इनवर्स के लिए, कॉट इनवर्स के लिए और सेक इनवर्स के लिए, तीनों का रेंज भी सेम होता है, बस थोड़ा ब्रैकेट का और एक पॉइंट का फर्क है। हो गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो तो फिर आगे के निकालो आप।
सेकंड का सेकंड का आंसर बताओ आप लोग। सेकंड का किसी का आया तो बताओ। देखो सेकंड भी वही है, कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स के अंदर का आर्गुमेंट भी क्या आना चाहिए, बॉक्स ऑफ 3x -1 से 1 होगा, तो जब बॉक्स हटाएंगे तो 3x होगा, ये -1 से 2 हो जाएगा, फिर जब 3 से डिवाइड करोगे तो -1/3 से 2/3, ये डोमेन आ गया इसका। रेंज के लिए सेम लास्ट क्वेश्चन टाइप का ही है, 3x है, ठीक है। अब ये केवल इंटीजर देगा, और कौन सा इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, वो -1, 0 और 1, क्यों, क्योंकि भाई ये इसी इंटरवल में डिफाइंड होगा। सेम एक्सप्लेनेशन है जो साइन इनवर्स के लिए, ठीक है। तो रेंज जो आएगा वो उन तीनों के कोरस्पॉन्डिंग, यानी cos इनवर्स -1, cos इनवर्स 0 और cos इनवर्स 1। या cos इनवर्स -1 कितना होता है, पाई/2, और ये 0, वही जो अभी मैंने बताया टैक्टिस। चलो हो गया। थर्ड का किसी का, आया थर्ड का किसी का। कुछ सीनियर बच्चे आ गए हमारे बीच में। वो आंसर ना बताएं। सीनियर नहीं, सुपर सीनियर लोग। चलो आया किसी का और का।
बिल्कुल सही, आदित्य शर्मा का बिल्कुल सही आंसर है। ये निकाल लिया तुमने, अपने आप को शाबाशी दो मेरी तरफ से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदित्य का बहुत बढ़िया आंसर है। देखो साइन इनवर्स फ्रैक्शन ऑफ एक्स, ध्यान दो, ठीक है। डोमेन निकालेंगे तो डोमेन के लिए क्या है भाई, डोमेन के लिए क्या है कि भाई इसके अंदर का नंबर क्या होना चाहिए, जो भी है फ्रैक्शन ऑफ एक्स, ये क्या होना चाहिए, जीरो से, सॉरी, होना चाहिए -1 से 1, यही तो होना चाहिए। अब सोच के देखो कि फ्रैक्शन के अंदर भाई, याद होना चाहिए फ्रैक्शन के अंदर चाहे जैसा भी नंबर हो, इस फंक्शन का जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, 0 से 1, 1 ओपन और 0 क्लोज, यही तो था। फ्रैक्शन ऑफ एक्स का तुम अगर ग्राफ याद हो, होना ही चाहिए, ठीक है, ऐसे बनेगा पूरा का पूरा। तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या होगा, 0 से 1 के बीच में क्या होता है, रिपीट करता रहता है, 0 पे क्लोज होता है और 1 पे ओपन होता है। तो चाहे अंदर कैसा भी नंबर हो, जो आउटपुट आएगा इस फंक्शन का वो क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में। और हमें साइन इनवर्स डिफाइन कब होते हुए दिखता है कि भाई इसके अंदर का जो भी नंबर हो वो किसके बीच में हो सकता है, -1 से 1। अब सोचो कि भाई एक्स कुछ भी डाल रहे हैं हम लोग, इसका आउटपुट ही 0 से 1 के बीच में आ रहा है, जो ऑलरेडी इसका क्या है, सबसेट है। माने ये पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर इसके बीच में ही तो है। और उसने क्या बोला, इसने तो ये बोला है कि भैया मेरे के अंदर ये सारे नंबर आप अप्लाई कर सकते, और जो उसके अंदर फ्रैक्शन है वो ये बोल रहा है कि मेरा आउटपुट ही 0 to 1 है। तो अगर इसका आउटपुट 0 से 1 है तो चाहे एक्स कुछ भी डालो, या हमेशा 0 to 1 ही प्रोड्यूस करेगा, विच इज द सबसेट ऑफ -1 to 1, दैट इज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। यानी ये डोमेन ऑफ साइन इनवर्स के अंदर का पूरा नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स चाहे आप कुछ भी अप्लाई कर लो, उन सारे नंबर पे ये आउटपुट 0 से 1 आएगा, जिसको साइन इनवर्स क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा हमेशा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है। बताओ भाई, कोई डाउट तो नहीं किसको इसी में। देखो इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन में इसलिए खेल रहे हैं हम लोग क्योंकि ये पूरे के पूरे कैलकुलस में आपको मिलता रहेगा, तो इससे भाग नहीं सकते हम लोग। हाँ, सीखना ही पड़ेगा। हाँ देखो ये है साइन इनवर्स के अंदर का आर्गुमेंट क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एक्स, डोमेन निकालना है। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स के अंदर का जो भी आर्गुमेंट है, जो यहाँ फ्रैक्शन ऑफ एक्स है, वो किसके बीच में हो सकता है, -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर दे सकता है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि भाई फ्रैक्शन ऑफ एक्स, जो इसका ग्राफ ऐसा होता है 0 से 1 के बीच में, फ्रैक्शन ऑफ एक्स इस पूरे पार्ट का जो रेंज आता है ना, इस पूरे का, उस क्या आता है 0 से 1। और हमें चाहिए क्या, हमें वो चाहिए ये वाला नंबर, उसका वो पार्ट एक्सेप्ट करना है जिसको डालने के बाद इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो इसके बीच में आना चाहिए। और हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो इसका आर्गुमेंट है ये वाला पार्ट, उसका रेंज ही 0 से 1। हमें चाहिए ये वाला पार्ट और मिल ये रहा है, एक्स चाहे जो भी डालोगे हमेशा इसी के बीच का नंबर ये प्रोड्यूस करेगा। हमें ये चाहिए और वो ये दे रहा है। तो क्लियरली देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है विच इज द सबसेट ऑफ -1 to 1, यानी ये पूरा नंबर इसके बीच से ही आ रहा है। अगर मान लो 0 से 2 होता, तो अगर ये 0 से 2 होता तो भाई ये तो 2 तक जाता नहीं है, ये तो 1 तक ही जाएगा। तब हम क्या बोलते, भैया आप 0 से 2 दे रहे हो, हमें उतनी जरूरत ही नहीं है, हमें कितनी जरूरत है 0 से 1, तो हम 0 से 1 लेते और 1 से 2 छोड़ देते। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो ये नंबर ही 0 से 1 दे रहा है, ये प्रोड्यूस ही 0 to 1 कर रहा है। तो अगर इसका आउटपुट ही 0 से 1 आ रहा है जो इसके पूरा अंदर है, तो ये तो पूरा एक्सेप्ट कर लेगा ना वो। तो एक्स चाहे जो भी डालो ये तो 0 से 1 देगा, उसको बोलेगा भैया मैं पूरी नंबर ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा रेंज है ना वो मेरे डोमेन के अंदर है, मैं हमेशा तुम्हारे नंबर पर डिफाइंड हो रहा हूँ, तो मैं सारे के सारे नंबर ले लूंगा। तो सारा नंबर अगर ले लिया तो इसका डोमेन क्या होगा, देखो ना, ये पूरे एक्स में ऐसे ही ग्राफ बनाता रहेगा हमेशा 0 से 1। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ये इसकी पूरी वैल्यू। बताओ क्लियर हुआ, क्यों पूरी वैल्यू ले रहे हैं। पहली बार फ्रैक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ भी याद होना चाहिए। हाँ इनपुट तो -1 से 1 आना चाहिए, होगा नहीं बेटा, होगा और होना में अंतर है ना। चाहने के लिए तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, जरूरी है कि सारी चीज मिल जाए हमें, ठीक है। चाहना और होना, विश और प्रैक्टिकल दोनों डेटा लेके चलना पड़ेगा ना। तो उसकी जरूरत ही है, साइन इनवर्स का जो जरूरत है ना वो ये वाला पार्ट, भाई वो उसको चाहिए, तुम इससे बाहर नहीं दे सकते, समझ रहे हो ना।
तुम उसके बाहर नहीं दे सकते। तो ये जो नंबर दे रहा है ना वो तो 0 से 1 ही दे रहा है। तो अगर ये पूरा का पूरा नंबर 0 से 1 दे रहा है, जो उसके अंदर ही तो है, जो फ्रैक्शन ऑफ एक्स है, फ्रैक्शन ऑफ एक्स था, रियल इसलिए हुआ क्योंकि देख ऐसे समझो कि ये फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, -1 से 1, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये देगा क्या, ये देगा 0 से 1। जैसे लिखते हैं ना मॉड एक्स, क्या लिखते हैं, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू और -2 लिखते हैं। तो इसके जगह पर हम क्या लिखते हैं, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई तुम ये लिखो या ये लिखो, दोनों बातें सेम है ना, कि अगर मॉड एक्स -2 से बड़ा है तो बाय डिफॉल्ट 0 से ही बड़ा होगा। तो उसी तरीके से अगर फ्रैक्शन ऑफ एक्स -1 से 1 के बीच में आ रहा है तो ये पूरी वैल्यू देता ही नहीं है, तो इसको लेके क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो उसके अंदर का जो वैल्यू ये ले सकता था उसने वो ले लिया। तो इस पूरे के वैल्यू के अंदर का कौन सा ले सकता है, 0 से 1। तो इसने क्या बोला, भैया आप दिए तो ये है, लेकिन ये तो मैं ले ही नहीं सकता, नहीं मैं दे ही नहीं रहा तुम्हें, मैं क्या दे रहा हूँ 0 से 1। तो उसने वो ले लिया। और फ्रैक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओगे तुम, देखो ऐसे ही तो है। है ना, देखो ना, ये फ्रैक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ। हमें क्या चाहिए, हमें वो एक्स चाहिए, हमें वो एक्स चाहिए जिसको डालने के बाद फ्रैक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू इसके बीच में आना चाहिए। अब देखोगे तो फ्रैक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है ना। ग्राफ आगे बनाते रहो, चाहे एक्स इसमें कुछ भी डालो, 2 डाल लो, 2.3 डाल लो, 4 डालो, 4.8 डाल लो, कुछ भी नंबर डालो, 100 डालो, 1000 डालो, इसके अंदर जो भी नंबर डालोगे वो आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में देगा। और हमें यही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स चाहे जो भी डाल लो ये हमेशा यही प्रोड्यूस करेगा ना। तो एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। फ्रैक्शन याद होगा तभी तो हम आगे कर पाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि फ्रैक्शन, बॉक्स, मॉडुलस, इस पर अगर महारत हासिल नहीं करोगे तो हर एक सेकंड क्वेश्चन में डाउट होगा, क्योंकि हर एक दूसरा क्वेश्चन कैलकुलस में इसी से बेस्ट मिलेगा तुम्हें। ठीक है, क्लियर हुआ। एक्स रियल क्यों ले रहे हैं, एक्स रियल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू 0 से 1 करनी है। अब अगर इसकी वैल्यू 0 से 1 करनी है तो इसका क्या मतलब है, भाई हमें ये बताना पड़ेगा ना कि इसके अंदर क्या अप्लाई करें जिससे इसका वैल्यू 0 से 1 हो। तो हमें क्या मालूम चला, हमें ये मालूम चला कि एक्स चाहे दो जो भी तुम डालते मिलो वो हमेशा 0 से 1 ही देता रहेगा। ठीक है, रेंज पे आते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया रोहित का। चलो आया और किसी का रेंज। रेंज इन सबका सेम टाइप से निकालने का मैं इसलिए दिया हूं क्योंकि इसमें ग्राफ का आपका रिवीजन भी हो जाए। क्योंकि इसमें जब हम इनइक्वालिटी कराऊंगा ना, मैं इनमें इनइक्वालिटी कराऊंगा तो इनइक्वालिटी के लिए ग्राफ जरूरी होता है। तो थोड़ा यहाँ पर रेंज को निकालने में थोड़ी ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि रेंज ग्राफ के थ्रू कैसे निकालेंगे हम लोग, ताकि जब इनइक्वालिटी आए तो तुम एकदम से तुम्हें ऐसा ना लगे कि अजीब टाइप का। ठीक है ना, अब देखो रेंज कैसे निकाल ध्यान देना, समझो यहाँ पर रेंज कैसे निकालेंगे इसका। ठीक है, हमें ये दिया है कि साइन इनवर्स फ्रैक्शन ऑफ एक्स, इसका रेंज निकालना। एक तरह से समझो कि साइन इनवर्स थीटा, मान लो कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, हमारे पास एक दिया है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1, इसका रेंज निकालो। ठीक है, अगर थीटा कुछ भी नहीं दिया तो -1 से 1 मानेंगे और -π/2 से π/2 रेंज है। लेकिन उसने डोमेन को क्रॉप करके 0 to 1 कर दिया कि आपको डोमेन 0 से 1 के बीच में ही लेना है। ठीक है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको इसका रेंज बताना है। तो देखो कैसे सोचते हैं, इसका ग्राफ से कैसे देखते हैं कि क्या करो, एक साइन इनवर्स का ग्राफ बताओ, याद ही होगा, आई होप याद होना भी चाहिए। ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स का ये 1 हो गया, -1 -π/2। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, यहाँ थीटा लिख देता हूँ कुछ देर के लिए, तो थीटा ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें y इक्वल साइन इनवर्स थीटा में साइन इनवर्स थीटा का रेंज निकालना है, जहां पे थीटा का इंटरवल क्या है 0 to 1। यानी जो तुम्हें अगर याद हो, इस बात को मैं बार बार बोलता हूँ
कि कभी भी किसी ग्राफ को अगर प्लॉट करते हैं तो हमेशा उसी इंटरवल में प्लॉट करो जिसमें डिफाइंड हो या जिसमें वो गिवन हो। तो इसके लिए इंटरवल क्या गिवन है, 0 से 1। इनफैक्ट 0 पे क्लोज है और 1 पे ओपन, 1 हमारे पास भी नहीं है। तो इस पूरा का पूरा ग्राफ किसके बीच का है, -1 से 1 के बीच का है। लेकिन इस पूरे ग्राफ का कौन सा पार्ट एक्सेप्ट करेंगे, वो पार्ट जो 0 से 1 के बीच में है। 0 पे लेना है, बिल्कुल 0 लेना है, तो 0 पे क्लोज हो जाएगा। फिर ये देखो डार्क कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर जाके वो ओपन हो जाएगा। और ये एक तरह से मिटा दो या हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दिया ही नहीं है। भाई जो इंटरवल दिएगा उसी इंटरवल में हम ग्राफ बनाएंगे ना। तो हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या है, 0 से 1। तो इसका मतलब है इस ग्राफ का ये सेक्शन या ये पार्ट अपने काम का है। क्यों यही काम का है, क्योंकि भाई वो दिया ही 0 से 1। तो जिस इंटरवल में देगा उसी इंटरवल में उसका ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ हमारे लिए एक्सेप्टेबल ग्राफ हुआ। अब हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो देख लो इसके कोरस्पॉन्डिंग वाई में इसका रेंज क्या है। तो 0 पे 0 है और 1 पे क्या है, 1 पे π/2 है। ध्यान देना 0 पे 0 है, 1 पे π/2 है। 0 अपने पास है तो देखो यहाँ पर क्लोज सर्कल था तो 0 पे क्लोज आ गया। क्या 1 तुम्हारे रेंज आउटपुट इनपुट में है, तो 1 पे तो ओपन सर्कल है, ओपन ब्रैकेट है। तो अगर 1 पे ओपन ब्रैकेट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट पे भी ओपन ब्रैकेट है। तो ये इसका रेंज, यानी ग्राफ के थ्रू, क्योंकि इसमें देखो इसमें ग्राफ के थ्रू, या देखो ये वाला पार्ट है ना, ये जो डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं ना उनमें ग्राफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, शुरू में थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लगता कि डायरेक्टली तुम रेंज बनाओगे। ग्राफ के थ्रू देखोगे ना तो उसमें मिस्टेक्स भी कम होंगे और आप एग्जैक्टली बता भी सकते हो कि उसका रेंज कहां से कहां तक है। ठीक है ना, निर्वाइज में 0 से π/2 आ गया। तो जो फंक्शन गिवन था हमारे पास वो क्या था, साइन इनवर्स फ्रैक्शन ऑफ एक्स। अब देखो ये वही तो है, अगर इसको थीटा मान लो तो एग्जैक्टली यही तो लिखा हुआ है यहाँ, साइन इनवर्स थीटा। अगर इसको थीटा मानोगे तो इसका रेंज क्या होता है, 0 से 1। थीटा 0 से 1। देखो सेम वही बात है जो हमने किया वही आ गया। हाँ π/2 को ओपन। देखो 0 पे पाई इसलिए नहीं होगा कि देखो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो डिपेंड करता है ना कि जो हम इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट पे आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रहा है। भाई जो तुम इसको प्रोवाइड करोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ये आउटपुट देगा वही तो हम लिखेंगे। तो तुमने इसको 0 दिया तो 0 पे इसका ग्राफ भी तो 0 है, या आउटपुट भी तो 0 है। अगर हम इसको 0 दे रहे हैं तो 0 पे इसका वैल्यू क्या है, 0 पे 0 जा रहा है। तो अगर 0 पे 0 जा रहा है तो 0 पे 0 ही तो लिखेंगे। पाई इसलिए नहीं है R1 क्योंकि इसका रेंज ही π/2 तक है ना यार, π/2 के ऊपर तक डिफाइन ही नहीं है। और किसी को डाउट किसी पार्ट में, क्योंकि देखो एक ग्राफ आपको क्लियर हो गया तो बाकी आप खुद से बना के, और ये देखो मैं क्या बार बार बोलता हूँ कि जिस पार्ट में वो डिफाइंड हो उसी पार्ट में ग्राफ बनाओ। उससे कम ज्यादा बनाओगे ना तो फिर हमेशा कंफ्यूजन होगा। हमेशा कंफ्यूजन क्या होगा कि कुछ भी बना दोगे, कुछ भी दिया है तो रेंज कुछ भी लिख लोगे, तो नंबर भी -1 यानी कुछ भी मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो ग्राफ हमेशा वही प्लॉट करते हैं जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड हो, ताकि कंफ्यूजन रहे ही ना। फायदा एक और होता है कि अगर हम पेपर देते हैं तो पेपर में ऑलरेडी हमें इतनी जल्दी होती है, अब पूरा ग्राफ बना दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई क्या लिखना है नहीं लिखना है। कभी भूल गई कहाँ से कहाँ तक लेना है तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ले लिया तुमने तो फिर कुछ और आ जाएगा आंसर। तो बेहतर है कि भाई उसको हम टच ही ना करें, कि जहां पे मान लो मिस्टेक होने के चांस है वो हम क्यों काम करें। चलो हो गया क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं इसमें, बताओ डाउट तो नहीं किसी को। सोल्व भी तो ऐसे करेंगे ना कि भाई अगर ये नंबर देखो सोल्व करने का मतलब क्या होगा, ये 0 से 1 है। अब इसमें वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0 से साइन इनवर्स 1। क्योंकि भाई ये इंक्रीजिंग है ना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मिनिमम इनपुट पे मिनिमम आउटपुट आएगा और मैक्सिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट आएगा। तो ये 0 से 1 इसके बारे में पता है हमें, 0 से 1 होता है। ठीक है ना, ये दूसरा मेथड हो गया कि ये वैल्यू 0 से 1 होगा। अब इस पे साइन इनवर्स लगाना है तो ये मिनिमम 0 दे रहा है। सिंस द नेचर ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इंक्रीजिंग तो मिनिमम पे मिनिमम आ गया, मैक्सिमम पे मैक्सिमम हो गया। साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, और ये कितना होता है π/2, यानी 0 से π/2 हो जाएगा। ग्राफ इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसी की जरूरत आगे पड़े तो कहीं ना कहीं तो सीखना पड़ेगा ना।
ये थोड़े कि हम छोड़ के भाग जाएंगे। मतलब ये ग्राफ वाला पार्ट हो गया और ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल बता तो दिया। चलो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। मतलब दोनों कर सकते हैं, ये भी और ये भी, ठीक है ना। ग्राफ का भी और इसका भी, दोनों होने चाहिए। ग्राफ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर हम इनइक्वालिटी दूंगा ना, तो बिना ग्राफ के तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे, और डिक्रीजिंग फंक्शन में तो और कंफ्यूजन होता है। इसलिए ग्राफ को रीड करना, ग्राफ को देखना वो जरूरी है। चलो फोर्थ का निकालो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पता है। देखो करना पड़ेगा, ग्राफ को सीखना ही पड़ेगा, छोड़ के भाग नहीं सकते हो। ये नहीं कि तुम्हें जो अच्छा लगा वही किया और जो अच्छा नहीं लगा छोड़ दिया। सारी थोड़ी करने जा रहे हो कि जो पसंद आया वो लिया, जो पसंद नहीं आया वो नहीं लिया। अगर जेई में आईआईटी में सिलेक्शन है तो तुम्हें कम करना पड़ेगा। अब देखो कॉस इनवर्स फ्रैक्शन ऑफ एक्स, ये है सेम बात वही है कि भाई फ्रैक्शन ऑफ ये देता क्या है कि 0 से 1 ही नंबर देता है, और 0 से 1 देता हमेशा, चाहे एक्स कुछ भी डालो ये हमेशा 0 to 1 ही आउटपुट आएगा इसका। और इसका क्या चाहिए, इसको डोमेन क्या मिलना चाहिए, -1 से 1, और -1 से 1 के बीच का ही है। तो सेम वही बात हो गया जो साइन इनवर्स के लिए एक्सप्लेनेशन था, सेम उसका यही आएगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू रियल या डोमेन ऑफ, तो इसका भी डोमेन रियल नंबर ही आएगा। रेंज में देखो, रेंज में अगर ग्राफ बनाओगे उसका, देखो सब जगह ग्राफ तुम्हें बताएंगे भी नहीं, तुरंत तुम्हें बोलेंगे रट लो इसको या ये आ गया। मैं ग्राफ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको इनइक्वालिटी भी क्वेश्चन कराऊं, और इनइक्वालिटी तभी कर पाओगे जब ग्राफ को रीड करना सीखोगे, जरूरी है। तो देखो ये तो कॉस इनवर्स का ग्राफ हो गया, जो ये वाला पार्ट है वो 0 से 1 है, यानी हमें ग्राफ का कौन सा पार्ट कंसीडर करना है, जो 0 से 1 के बीच में। तो देखो ये 0 हुआ, तो 0 पे ये वाला पार्ट, ध्यान देना 1 क्या है, 1 पे ओपन है, तो ये 1। अब ये या तो ऐसे ही छोड़ दो या डॉट और या बनाओ ही मत, ये वाला बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर बना लिया तो इसको डार्क कर दिया तो इसका मतलब हमारे पार्ट का ही नहीं है, ठीक है। यानी ये सेक्शन ग्राफ का लेना है। अब आउटपुट देखो, ये वाला पॉइंट क्लोज है और ये वाला पॉइंट ओपन है, तो क्लोज है तो क्लोज पे क्या है π/2, और ये इस पे वैल्यू क्या है, इस पे वैल्यू 0 है, यानी मिनिमम 0 आ रहा है, मैक्सिमम π/2, 0 आ गया। 0 इसके 1 इसके करस्पॉन्डिंग 0 है, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास नहीं है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, 0 पे ओपन हो जाएगा। ये क्लोज है तो π/2 पे क्लोज आ गया, इस पे क्लोज हो जाएगा। बताओ भाई कोई डाउट है तो बोलो। है किसी को डाउट? ओपन क्लोज देख लेना। डोमेन तो वही बात है ना अमित, जो अभी साइन इनवर्स के लिए था वही कॉस इनवर्स के लिए, तो सेम एक्सप्लेनेशन है कि साइन के लिए भी क्या था भाई, ये 0 से 1 था, और इसके लिए भी 0 to 1 है। और इसको चाहिए क्या, इसको वो चाहिए जो -1 से 1 के बीच का नंबर हो,
और ये जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके बीच का नंबर ही प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो चाहे एक्स कुछ भी डाल लो, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा, विच इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ये जो रेंज है ना, ये वाला पार्ट, ये हमेशा इसका डोमेन के अंदर का पार्ट है ना, तो एक्स कुछ भी डालो ये हमेशा ये प्रोड्यूस करेगा और उसके लिए हमेशा ये डिफाइंड होगा, इसलिए रियल नंबर हो गया ना। जो एक्सप्लेनेशन साइन इनवर्स के लिए था, सेम कॉस इनवर्स के लिए। अमित क्लियर होगा? हम बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? वाह, बहुत बढ़िया, आदित्य ने बताया भाई। चलो, तो बाकी जो 3 है ना, ये वाला और एक और लिख देता हूँ। ये 2 और ये 2, ये चारों आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? थोड़ा चलो चेंज करता हूँ इसमें, करके आना इसको, ठीक है ना? ये चारों होम एज ए होमवर्क कर लेना इसको। चलो, आंसर नहीं बता रहा मैं, आंसर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हाँ आदित्य, बिल्कुल सही तुम्हारा आंसर है 7 का। चलो अब आते हैं, ये चारों क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है ना, थोड़ा ग्राफ के क्वेश्चन।
फर्स्ट का π/2, अन्वी का, आदित्य का, बहुत लोगों का π/2 आ रहा है आंसर। ये मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था इस बात को, अगर याद हो तुम्हें तो। चलो फर्स्ट का आई होप आ गया हो सबका, कि ये याद है कि साइन इनवर्स हाफ है। साइन इनवर्स हाफ के लिए क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एक्स वेयर द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज हाफ। तो साइन एक्स की वैल्यू हाफ कब होती है भाई, π/6 पे, तो π/6 हो गया। ये कॉस का वैल्यू √3/2 कब होता है, π/3 होता है क्या, π/6 ही होता है, पता नहीं कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। tan इनवर्स क्या बोलता है भाई, ये भी π/6, यानी π/2 है। मैं ये बोलूंगा आज के लिए आप एक काम करना, घर पे जाके जो रेंज था ना, जैसे इसका साइन का रेंज क्या है, -π/2 से π/2, इसका 0 से पाई, तो थोड़े जो वैल्यूज है ना उसको रिवीजन कर लेना, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए। क्लास में वही होता है ना, जेई के पेपर में आपका स्पीड और एक्यूरेसी, ये दो मैटर करता है। स्पीड अगर अच्छा होगा तो वो एक्यूरेसी को कम्प्लीमेंट देगा। नंबर लिख के ऐसा लिखो ना, 13π/2 12, टू का है कि किसका है, हमें नंबर लिख के आंसर निकालना, पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा आंसर बता रहे हो। अच्छा बहुत, सेकंड का आंसर, चलो बहुत, अनवी का भी सही आ रहा है। चलो सेकंड का आ गया सबका।
थोड़ा शुरू में कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि थोड़ी आदत कम होती है हमें ना, तो ये सोचना है कॉट इनवर्स 1/√3 याद होना ही चाहिए आपको यार। तो ये कब होता है? पाई बाई, बताओ, 3, ठीक है। वो कब होगा? पाई/4 और कोसेक इनवर्स पाई/2, नीचे 12 हो गया, ठीक है। 12, 4, 3, 7, 6, 13 पाई/12, बिल्कुल सही। अनवी का, अमित का बहुत होगा सही है, आदित्य का भी हो गया है। सर 7th क्या लिखा है? 7th में थोड़ा ठीक से देखो, मैं रिपीट करूंगा, थोड़ा और आगे सर नीचे लिख लेना। एंड में 7th के एंड में वो है कोसेक इनवर्स 4/√5 - 1, 4 डिवाइड बाई √5 - 1। हो गया थर्ड तक? थर्ड का सबका 5/2 ही जाना है, -5/2 ही काटा अनवी का। बहुत बढ़िया, फिफ्थ कर रहे हो तो अच्छी बात है। हो गए सारे? चलो थर्ड का देख लेते हैं एक बार। साइन इनवर्स का माइनस है तो बताया ही था कि इसका देख लो, इसका नेगेटिव माइनस लगा देंगे। √3/2 कब होता है? पाई/3 पे तो माइनस लग गया। कॉट इनवर्स कब होता है भाई? पाई - पाई/6, यही बोला था कि कॉट इनवर्स का √3 देख लो। डायरेक्टली आप लिख सकते हो 5 पाई/6। अगर याद नहीं हो तो माइनस को थोड़ा हटाओ। कॉट इनवर्स √3 कब होता है? पाई/6 पे पाई में माइनस कर दो तो वो आ जाएगा, ठीक है। यानी ये कितना हो गया? 5 पाई/6 यानी -पाई/3 प्लस 5 पाई/6। नीचे 6 हो गया, ऊपर 3 पाई। ये आ रहा क्या? पाई/2 आ रहा है क्या थर्ड में? माइनस में नहीं, पॉजिटिव में आएगा तभी। हमें नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आएगा।
चल हो गया, बाकी के होमवर्क कर लेना, ठीक है ना। मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्या है, आई होप दिख भी रहा होगा, ठीक है। ये तो दिख ही रहा है, ये भी दिख रहा है। ये देख लेना, -√2 - 1 है। ये सारे स्टैंडर्ड एंगल है, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप एक बार रिवाइज भी कर लेना इसको। ये √5 + 1/4 है, ये सारे दिख रहा है। ये है 4/√5 - 1, ये कोसेक का है, मैं कोसेक ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। तो 4/√5 - 1, इसको नोट कर लो जल्दी। रिपीट थर्ड, थर्ड में तो वही है ना यार, साइन इनवर्स √3/2 कब होगा, -π/3 पे। और कॉट इनवर्स सोचो ना, कॉट का वैल्यू -√3 कब होता है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाला पार्ट है भाई। कॉट की वैल्यू √3 -√3 कब होता है, 5π/6 पे। तो वही है ना 5π/6। लिखने के लिए मैंने बताया था इसका, इसका और सेक का, माइनस वाले के लिए कि पॉजिटिव वाला वैल्यू सोच लो और पाई में से माइनस कर दो तो वो नेगेटिव पे आ जाएगा। शुरू में ही बताया क्लास के, आपको याद नहीं होना चाहिए। कॉट के वैल्यू, कॉटेक्स के वैल्यू -√3 कब होता है, 5π/6 पे। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी चीजें याद होगी आपका टाइम उतना बचेगा, तो ऑब्वियसली स्पीड इंक्रीज होगा। सिक्स में ये लिखा हुआ है, बोला तो, कॉट इनवर्स के अंदर -√2 - 1। कॉट इनवर्स के अंदर -√2 - 1, और ये है -√5 + 1/4। पाई कब करना है? पाई माइनस बताया था ना, पाई माइनस कब करना है, जब अपने पास कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स या सेक इनवर्स, ये तीन आएगा ना, और उसके अंदर नेगेटिव आर्गुमेंट्स है। तो नेगेटिव सिंबल को हटाओ, पॉजिटिव के लिए उसके वैल्यू फाइंड करो और पाई में से माइनस करो। ये मैंने ट्रिक बताया था, लेकिन ये मेरे अनुसार आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आप कोई बोले कि कॉट इनवर्स -√3 कब होता है, ये आपको याद ही नहीं, तो क्राइम हो गया ना, ऐसे थोड़े कि याद नहीं रख सकते, करना पड़ेगा यार। हाँ, कॉस, कॉट और सेक माइनस लगाएंगे, पाई माइनस। ट्रिक फिर से बता दो, मैं पानी पीने बेटा पानी पीने गए थे तो पानी लेके बैठा करो, हाँ। पानी, ये बताया मैंने कि ये ट्रिक मैंने शुरू में भी रिपीट किया था, वही कि कॉस इनवर्स, सॉरी कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स, और क्या है एक और, सेक इनवर्स, इनके अंदर अगर माइनस आर्गुमेंट आ गया, जैसे माइनस, हाँ, माइनस यहाँ आ गया, माइनस यहाँ आ गया, और कॉस के अंदर माइनस आ गया, तो उनके लिए बोला था कि इस माइनस को हटाओ, हटा दिया। अब सोचो कॉटेक्स की वैल्यू √3 कब होता है, तो कॉटेक्स वैल्यू √3 कब होता है, π/6 पे। तो अगर माइनस है ना, तो जो वैल्यू देना उसको माइनस के लिए पाई में से उस आर्गुमेंट को माइनस करो, ये बताया। चलो नोट डाउन कर लिया। अब फंक्शन का एक्सरसाइज फर्स्ट खोलो। हाँ हाँ बिल्कुल हो गए। फंक्शन का एक्सरसाइज फर्स्ट, जितना हो सकता है उतना करें। नोट डाउन कर लिया। चलो आते हैं फंक्शन में।
पार्ट 1 में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पहला क्वेश्चन हो गए होंगे। कल टेस्ट नहीं है यार, बताया था अगले नेक्स्ट वीक मंडे को, इस मंडे का अगले मंडे। हाँ, एक था आइडेंटिकल फंक्शन, एक आता है फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन, और इसको इक्वल फंक्शन भी बोलते हैं। तो ऐसे बोलते हैं टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, इसको नोट कर लो। ये देख लेना एक आइडेंटिकल फंक्शन और इक्वल फंक्शन, ठीक है ना, ये आता है कहीं कहीं लिखा होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है कि टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेड टू बी आइडेंटिकल फंक्शन इफ डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एंड रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी। और एक थर्ड इसका मेन पॉइंट है, इन मेन पॉइंट में दोनों के दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, यानी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ या डोमेन ऑफ जी। क्यों? ये दोनों सेम ही है, सेम होगा तभी बोल सकते हैं। इसको ऐसे समझो कि ग्राफ फॉर बोथ फंक्शंस आर आइडेंटिकल। अगर दो फंक्शन का ग्राफ सेम बन गया तभी उस फंक्शन को आइडेंटिकल में नाम में ये क्लियर तुम्हें कि दो फंक्शन आइडेंटिकल है, यानी सब कुछ इक्वल हो, सेम एक्स पे सेम वाई हो, और जहां तक पहला फंक्शन डिफाइंड हो वहीं तक दूसरा भी डिफाइंड हो, सब कुछ उसका सेम हो जाए, उसी को आइडेंटिकल बोलते हैं। ठीक है, चलो बताओ, मॉड्यूल में कोई डाउट है तो बोलो। वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मैक्सिमम आता है ना वो बता दूंगा एक बार, क्वेश्चन जब डिस्कस करूंगा, इसीलिए तो बता रहा हूँ, जब डिस्कस करूंगा तो वहां आपको बता दूंगा उसका क्या मतलब है। चलो मॉड्यूल में बताओ, मॉड्यूल में कोई डाउट है तो। एक्सरसाइज फर्स्ट के टाइप 1 में किया नहीं क्या? ये मैं कराऊंगा, मैक्सिमम मेरे में कराऊंगा, उसका चिंता मत करो। क्वेश्चन में नहीं हो तो आगे आएगा, मैं कराऊंगा, उसको कराना ही है। A38 प्रत्युष ने A38 पूछा। ए प्रत्युष मैं बता रहा हूँ, गिरा गिरा के ऑनलाइन पिटाई करूंगा, मैं बता रहा हूँ। ये मैंने सिंपल कंपोजिट फंक्शन है 8th में, ये क्लास में करा रखा मैंने।
पूरी एक क्लास मैंने कंपोजिट फंक्शन हमने पढ़ा है, एक फंक्शन दिया है उसका, ठीक है, दो पार्ट है और एफ ऑफ एफ निकालना है। प्रत्युष अच्छा 838 लिखा है, चलो मुझे लगा बी लिखा है। एक मिनट बेटा बताता हूँ। 8 log of x log of 2, log of 2 1 upon x minus half। देखो इसका डोमेन निकालना है, तो ऑब्वियस बात है कि जब देखोगे तो ये नंबर कब डिफाइंड होगा, जब ये ग्रेटर देन 0, यानी 1 अपॉन x माइनस हाफ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दूसरा, ये लॉग कब डिफाइंड होगा, जब ये पूरा नंबर ग्रेटर देन 0, यानी log ऑफ 1 अपॉन x माइनस हाफ टू द बेस 2। ठीक है। तीसरा, डिफाइन कर रहे हैं, सोल्व बाद में करें। इस लॉग का बेस क्या है, x, तो क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 0। और चौथा, बेस अपना है तो बेस 1 नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये 4 पार्ट हैं, देयर आर टोटल 4 पार्ट्स। ठीक है ना, फिर वो रिपीट करता हूँ। पहला क्या है, फर्स्ट ये है कि इस लॉग का आर्गुमेंट ये वाला नंबर है, तो आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो मैंने ग्रेटर देन 0 लिख दिया। अब आउटर मोस्ट जो लॉग है उसके लिए ये पूरा क्या है, वो ये पूरा आर्गुमेंट है, तो ये पूरा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक, ग्रेटर देन 0। थर्ड में बाहर वाले लॉग में आओगे तो बाहर वाले लॉग का बेस x है, तो x ग्रेटर देन 0, और सिंस बेस इज x तो कांट बी इक्वल टू 1। अब इन चारों को सोल्व करके इंटरसेक्शन लेना है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी सोल्व है, इसमें अब ये करना है। तो देखो इसको करोगे तो लॉग एलिमिनेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0, यानी क्या आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस हाफ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब ध्यान देना, हमें चारों का इंटरसेक्शन लेना है, ये सोल्व है। अब ये देखो यहाँ पर ये नंबर जो है ग्रेटर देन 0 है और सेम नंबर यहाँ ग्रेटर देन 1 है, तो बाय डिफॉल्ट अगर इसका और इसका इंटरसेक्शन लो तो यही तो आएगा। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ ये नंबर ग्रेटर देन 0 है और सेम नंबर यहाँ ग्रेटर देन 1 है, और अल्टीमेटली वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द केसेस। तो सबका अगर इंटरसेक्शन लेना है तो हमें क्या करना है, तो भाई इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक ग्रेटर देन 0 है और यहाँ सेम नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो इसी को आगे प्रोसीड कर लो, यानी 1 अपॉन x माइनस, थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 ये 2 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, एलसीएम ले लिया इधर आके। अब ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2x माइनस प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 2x माइनस 1 लेस देन 0। अब सोल्व कर लो इसको, इसका 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 इंटरसेक्शन लेना। अन्वी का C5 का 5 और D3, C5 का बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो C5 में कोई भी दो फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है ना, तो उसका गॉस बनाओगे तो भी बाइजेक्टिव ही आएगा, ऑब्वियस बात।
D3 सर A5 का फर्स्ट पार्ट। एक मिनट। देखो D3 जो है, एक मिनट, अरे D3 आसान है। देखो तुम लिखोगे ना जब ऐसा है, देखो ये है x प्लस ए, देखो ऐसा लिखा है x प्लस ए माइनस बॉक्स x माइनस बी हो जाएगा। देखो अंदर क्या था, देखो याद है ये बॉक्स के अंदर x प्लस बी है, तो याद करो कि अगर b के बारे में कुछ दिया है उसने, तो b रियल नंबर है, यानी रियल नंबर है तो बाहर नहीं आ सकता फिर तो। ठीक है, तो एक काम करो, ये ध्यान देना, एक काम करो, यहाँ एक प्लस बी कर दो और माइनस बी कर दो, ठीक है ना। एक बी ऐड कर दिया, एक बी सब पे ये था ही। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ x प्लस बी। ठीक है, ध्यान देना D3 के लिए मैंने क्या किया, ये b बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, कि b रियल नंबर, इंटीजर नहीं। इंटीजर होता तो बाहर कर देते तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर b रियल नंबर है तो मैंने एक स्मार्टली क्या करा कि भाई b ऐड कर दिया, एक b सबट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसा था ना कि अगर मान लो x माइनस बॉक्स x है तो क्या लिख सकते, फ्रैक्शन ऑफ x। और यहाँ पर मान लो ऐसा, अगर यहाँ प्लस वन कर दिया तो यहाँ भी प्लस वन कर दिया, तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी प्लस वन आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ प्लस बी है, यहाँ प्लस बी है, तो दोनों सेम टाइप का हो गया ना, तो ये क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ x प्लस बी प्लस बाकी सारे फंक्शन, जैसे बाकी सारे क्या है, बाकी सारा जो है वो आ गया साइन पाई एक्स कॉस टू पाई, जैसे ये साइन पाई एक्स, आगे क्या लिखा है कॉस टू पाई एक्स, इस तरीके से और भी है। ठीक है, बाकी सारे, इसका तो पीरियड अभी भी वन ही है, इसका क्या हो जाएगा टू पाई बाई पाई, इसका टू पाई बाई टू पाई, बाकी सारे निकालते चले जाओ। तो ये वन आ गया, टू आ गया, ये टू आ गया, ये वन आ गया, ये फिर नंबर आते रहेंगे। ठीक है, और ये जो बचेगा लास्ट में, तो ये कांस्टेंट नंबर है ना, ए और बी कांस्टेंट है, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इन्हीं के केवल पीरियड निकालना है और सबका एलसीएम ले लेना। यानी आई होप जो आएगा, जो दिख रहा है मेरे को 2n, मतलब ऐसा है 1 फिर 2 फिर 1 फिर 1/2, नहीं 2/2 2/3, ऐसे क्या 2/4 एंड डॉट डॉट। अब इनका एलसीएम ले लेना, ठीक है ना, डी के थर्ड में, ठीक है ना। A5 का फर्स्ट, अनवी क्लियर होगा ना, हो गया होगा आई होप। A5 का फर्स्ट, A5 का फर्स्ट, अरे प्रत्युष ये लॉग की प्रॉपर्टीज है बेटा, ये लॉग को एलिमिनेट करोगे तो 2 की पावर 0 होगा ना, तो हटेगा नहीं हो। ये तो लॉग का प्रॉपर्टीज है ना, लॉग पढ़ो बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉग का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है। A5 का फर्स्ट में, A5 का फर्स्ट क्या है, A5 तो एक ही क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हो तुम? रोहित A5 का फर्स्ट मतलब अनम्यूट कर दिया, बताओ पूछो। सर टाइप 1 के A5 का फर्स्ट। तो टाइप 1 के A5 के फर्स्ट में हो तो एक ऑप्शन है, वो तो ऑप्शन पूछ रहे हो क्या? नहीं, सब्जेक्टिव वाला। अच्छा अच्छा, नीचे आ गया।
डोमेन निकालना ना। अरे यार ये तो आसान क्वेश्चन है। देख ये क्या है, 1/√4 + 3 sin x। ठीक है, अब रेंज निकाल सकते हो तुम। इसका रेंज क्या होता है, -1 से 1। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -3 से 3। फिर 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4 ऐड करने के बाद ये 1 से कितना आ जाएगा, 7। अब ये रूट डालोगे तो रूट डालने के बाद क्या हो जाएगा, √1 से √7। अब रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/√7 से 1/√1। तो क्या यानी 1/√7 से 1। इस तरह क्वेश्चन क्लास में करा तो रखा है, समझा। यस सर। हाँ, और बाकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो रूट के अंदर का नंबर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और रूट का अंदर का नंबर क्या आ रहा है, 1 से 7 आ रहा है। ऑलरेडी ये 1 0 से बड़ा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर एवरी एक्स दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो रियल नंबर और इसका डोमेन। सर ऑब्जेक्टिव का A8। टाइप 1 का C5 का। अच्छा, टाइप 1 का क्वेश्चन पूछा था C5, 5 and D3। देखो जो अनवी तुमने C5 पूछा ना, ये आगे मैं कराऊंगा। ये बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ PNC, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे ना, क्योंकि अभी आपको कराऊंगा तो अभी आप समझ ही नहीं पाओगे। उसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, एक नंबर ऑफ ऑन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। वो चारों कराऊंगा, ठीक है ना, वो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे तब। इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, नहीं बताया, ठीक है। और D3 में देखो, D3 बड़ा आसान है। आपको बस उसको एक तरह से समझो सॉल्व करना है। आप जब D3 को सॉल्व करोगे ना तो आराम से बन जाएगा वो। यानी D3 जो है, fx जो है 4x/4x+2 ये दिया है। हमें प्रूफ करना है fx और f ऑफ 1 - x। तो 1 - x निकाल लो। तो 1 - x में क्या होगा, x इज रिप्लेस्ड बाय 1 - x। वेर एवर x, जहां जहां x होगा इसको रिप्लेस कर दिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बस। तो जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये जाएगा 4 की पावर 1। एलसीएम ले लो आप। अब इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे आप, देखो इसको, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नीचे से 2 कॉमन है, इसके जगह पर तो ये आ गया। अब देख सकते हो, तो हालांकि ये कट भी जाएगा। 2 से 2 कट के क्या बना, ये तो 2 ही बचा ना। 2 से 2 गया, 2 बचा। एलसीएम दोनों का सेम है, यानी 4 की पावर x+2। अब ऊपर भी क्या हो जाएगा, 4 की x+2, यानी क्या आ गया, 1 आ गया। B2 का आंसर इसी। अच्छा, सर रिपीट करना ये मेथड। इसमें कुछ मेथड नहीं है, ये दिया हुआ है, इसको निकालना है। इन दोनों का सम हमें प्रूफ करना है। तो मैंने इसका वैल्यू निकाल लिया। इसका वैल्यू क्या आएगा, इसमें जहां जहां x होगा वहां 1 - x आ जाएगा। अब इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया, 2 ये वाला पार्ट। अब इसको ऐड करोगे तो दोनों का एलसीएम सेम है ना, तो एलसीएम नीचे आ गया, बाकी इनका न्यूमरेटर ऐड हो गया, तो दोनों कट के 1 आ गए। ऑब्जेक्टिव बेटा आज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव तो नेक्स्ट क्लास के लिए है ना। ऑब्जेक्टिव किसमें है, सेक्शन 2 में है ना। सर A8 पार्ट 2 का। पार्ट 2 नहीं, पार्ट 1 ही तो करना है।
नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 रहेगा। B2 आंसर इशू। सर B1 अच्छा B1 भी है। B2 और B1, B1 का 1, B1 का 1 ना। सर B1 का कोई पार्ट नहीं है। अरे अभी तो बता, B1 में कोई पार्ट नहीं है तो 4 पार्ट। सर 4 पार्ट। हाँ 4 पार्ट है, ठीक है। आइडेंटिकल फंक्शन अभी तो बता दिया मैंने, आप देख लेना ना। उसका ग्राफ सेम बनना चाहिए, डोमेन एंड रेंज जो दोनों फंक्शन का सेम होना चाहिए, और ग्राफ देखने में सेम बनना चाहिए, ठीक है। B2 आंसर इशू है उसका। हाँ? अरे अभी तो बताया प्रत्युष, अब निकालो आ जाएगा यार। B2 का जो है ना, हमें क्या निकालना, दोनों का जब भी दो फंक्शन को आइडेंटिकल प्रूफ करना हो ना, तो दोनों के सेपरेटली डोमेन निकालो। डोमेन अगर देखोगे मिसमैच हो गया तो वहीं पर हम क्या बोल देंगे, भाई फंक्शन आइडेंटिकल हो ही नहीं सकते, क्योंकि फॉर आइडेंटिकल फंक्शन डोमेन एंड रेंज मस्ट बी इक्वल दोनों के। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? D2 का 3, D2 का D2 का 3 क्या निकालना है? सर D2 का 3rd है। D2 का 3 है। ये क्या पूछते हैं यार, कैसे पता? अरे D2 का 3 तो आसान है यार, क्या करती है। सर आसान है पर उसका सर आंसर नहीं मैच हो रहा है पीछे। फिर अच्छा ऊपर आंसर में न्यूमिनेटर मैच हो रहा है, डिनोमिनेटर नहीं हो रहा। पाई एक्स बाई 4 और पाई एक्स बाई 3 की, देखो पाई एक्स बाई 4 पाई एक्स बाई 3, ठीक है ना। अब इसका क्या होता है पीरियड, 2 पाई अपॉन पाई बाई 4, यानी क्या आ जाएगा 8, और इसका भी क्या होता है 2 पाई अपॉन पाई बाई 3 यानी 6 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, यही तो निकालना है। और 6 और 8 का एलसीएम क्या है, बोल भाई, वो मिनिमम नंबर जब दोनों से डिवाइड हो जाए तो 24 ही तो होगा। ट्वेंटी फोर नहीं दिया हुआ, दिया है, बोलो। और कोई है? जल्दी बोलो, फोन ड्रेन हो रहा है, बंद हो जाएगा। लाइट इशू है आज। ठीक है तो HCF भी होगा ना 8 और 6 का। अरे नीचे क्या बताया था, न्यूमरेटर का अगर a बाई बी है, c बाई डी है, तो ऊपर वाले नंबर का क्या लेते हैं एलसीएम, और नीचे वाले नंबर का क्या लेते हैं एचसीएफ, ये तो करते हैं। तो एक आ रहा है 8 और दूसरा आ रहा है 6, तो 8 बाई 1 है और 6 बाई 1 है, ये है ना। ऐसे थोड़े 1 बाई 8 है 1 बाई 6। भाई जो नीचे के नंबर को एचसीएफ लेते हैं, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं, तो ये नंबर ही सारे ऊपर है ना, समझा। अरे हुआ क्लियर।